दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे गंगा बेसिन के बारे में, अर्थात गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जिस अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं उसी नदी द्रोणी को गंगा बेसिन कहा जाता है। अर्थात गंगा और उसकी सहायक नदियों में यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, महानंदा, कोशी जैसी नदियों का हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है, गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बंगाल की खाड़ी में जब गंगा गिरती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जब ये गंगा पहुँचती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो चित्र के माध्यम से हम एक एक चीज़ों को डिफाइन करते जाएंगे और आप उनको बाकायदा समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे, जिनमें से पहला पार्ट होगा उत्तराखंड के एरिया में, क्योंकि उत्तराखंड में जब गंगा निकलती है तो यहाँ पर 5 प्रयाग बनाती है, अर्थात पंच प्रयाग बनाती है। तो यहाँ की एक विस्तृत एरिया है और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे गंगा के बाएं तरफ की नदियाँ, और तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि गंगा का उद्भव किस राज्य से होता है। तो दोस्तों गंगा का उद्भव ये उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड में ही ग्रेट हिमालय की एक श्रेणी पड़ती है, और इसी श्रेणी से कि कौन सी है, ग्रेट हिमालय ग्रेट हिमालय। तो यहीं से गंगा का उद्भव होता है, अर्थात पहला राज्य कौन सा हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड से ये नदी यूपी में पहुंचती है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद ये नदी बिहार पहुंचती है। बिहार के बाद ये झारखंड की सीमा बनाती है, फिर झारखंड पहुंच जाती है, और झारखंड के बाद ये पहुंचती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो जो नदी भारत में रहती है, अर्थात पश्चिम बंगाल में, इसे हुगली के नाम से जाना जाता है, हुगली से। और इसका दूसरा भाग बांग्लादेश पहुंच जाता है। जब ये नदी बांग्लादेश पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और अंत में मेघना के नाम से, किसके नाम से, मेघना के नाम से, मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो गंगा नदी 1, 2, 3, 4 भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, और अंत में बांग्लादेश पहुंच जाती है, अर्थात 2 देशों से भी ये बहती है। अर्थात ये भी कह सकते हैं इसका अपवाह 2 देशों में है। कौन कौन से हैं, भारत और बांग्लादेश में। तो जब ये नदी उत्तराखंड से निकलती है तो यहाँ पर एक विस्तृत एरिया है, जिसको हम इस मैप में समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, कैसे गंगा का निर्माण होता है। तो इस नदी का नाम लिख देते हैं गंगा। तो गंगा जब उत्तराखंड से निकलती है तो यहाँ की कुछ स्थिति ऐसे होती है कि यहाँ पर एक सतोपथ हिमनद पड़ते हैं। इस हिमनद का नाम है सतोपथ हिमनद, और सतोपथ हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी है, अलकनंदा। इसका नाम है अलकनंदा। तो प्रश्न पूछा जाता है अलकनंदा किस नदी से कहाँ, किस हिमनद से निकलती है, तो सतोपथ हिमनद से। और जहाँ से निकलती है उसी के पास में एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बद्रीनाथ में किस देवता की मूर्ति है। तो बद्रीनाथ जो है
दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी नाथ है वो ज़्यादातर शिव के लिए आते हैं, लेकिन बद्रीनाथ ये भगवान विष्णु के लिए आया है। तो प्रश्न पूछा जाता है बद्रीनाथ कहाँ पर है, तो बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड एरिया को हम डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा किन नदियों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले नदी आती है अलकनंदा, और अलकनंदा में ही एक दूसरी नदी आके मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। तो धौली गंगा इस क्षेत्र से बहती हुई आती है और इसका नाम है धौली गंगा। और जब अलकनंदा और धौली गंगा दोनों आपस में मिलती हैं तो इस स्थल का नाम है जोशीमठ। जोशीमठ या इसी को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग। तो प्रश्न ये पूछा जाता है विष्णु प्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं, तो अलकनंदा और गंगा, धौली गंगा मिलके कौन सा प्रयाग बनाते हैं? विष्णु प्रयाग बनाते हैं। क्योंकि इनमें से जो दोनों में सबसे बड़ी नदी है वो अलकनंदा है, तो इसलिए इसका नाम अलकनंदा ही रहता है, अलकनंदा। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो आगे इसमें एक नंदाकिनी नदी आके मिलती है पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ से। कौन सी? नंदाकिनी। जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पर एक पुनः प्रयाग बनता है और इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। तो ये पहला प्रयाग था और ये दूसरा प्रयाग हो गया। उसके बाद अलकनंदा आगे और बढ़ती है तो अलकनंदा में एक दूसरी नदी आके मिलती है जिसका नाम है, इस नदी का नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी। तो इस नदी का नाम कौन सा है? पिंडार नदी। और पिंडार की एक सहायक नदी है जो कि एग्जाम में पूछा गया है और इसका नाम है काली गंगा। काली गंगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि काली गंगा किसकी सहायक नदी है, तो पिंडार की सहायक नदी है। और जब ये अलकनंदा में मिलती है तो ये एक तीसरा प्रयाग बनाते हैं जिसका नाम है कर्णप्रयाग। ये तीसरा प्रयाग है। उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और उत्तर में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर से ही एक दूसरी नदी जिसका नाम है मंदाकिनी। इस नदी का क्या नाम है? मंदाकिनी। जबकि ये क्या था? नंदाकिनी। ये क्या है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जो है ये बहते हुए आती है 2012 में जब उत्तराखंड में बादलों का फटना हुआ था तो इसी नंदाकिनी नदी का ही दृश्य दिखाया जाता है। तो यहीं पर स्थित है केदारनाथ। कौन सा स्थल है? केदारनाथ। केदारनाथ। और केदारनाथ किस देवता के लिए कहा गया है? ये शिव के लिए आया है। शिव के लिए आया है। और मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिल जाती है तो यहाँ पर एक मंदिर है जिसे केदारनाथ कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किस मंदिर के पास से है? तो केदारनाथ के पास से है। और फिर ये अलकनंदा में मिल जाती है तो यहाँ पर चौथा प्रयाग बनता है और इस चौथे प्रयाग का नाम है, चूँकि शिव का नाम है तो इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। तो सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग हो जाता है क्योंकि बद्रीनाथ है, इसलिए
विष्णुप्रयाग है, और यहाँ पर केदारनाथ है, इसलिए यहाँ पर रुद्रप्रयाग हो जाता है, और ये चौथा प्रयाग बनता है। फिर जब ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक ग्लेशियर से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है भागीरथी। तो जब ये यहाँ से निकलती है तो इस स्थल का नाम है गौमुख। क्या नाम है? गौमुख। तो गौमुख से ये निकलते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 3900 मीटर के आसपास है। 3900 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है, और जब भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है, ये नदी अलकनंदा ही कहलाएगी, अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी जब नदी मिलती है तो एक अगला प्रयाग बनता है, सारे देवताओं का यहाँ पर मिलन हो गया, और इसलिए इसे देवप्रयाग कहा जाता है। तो ये 5वां प्रयाग है। तो इस तरीके से ये 5 प्रयागों का क्रम पूछा जाता है। इनकी नदियों के बीच के स्थल को पूछा जाता है कि किस नदी के मिलने से प्रयागों का निर्माण होता है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है ऋषिकेश। कहाँ पहुँचती है? ऋषिकेश। ऋषिकेश, और ऋषिकेश से ये कर्व लेकर हरिद्वार पहुंचती है। कहाँ पर? हरिद्वार। हरिद्वार में ही ये कहा जाता है कि गंगा मैदानी क्षेत्रों में आ गई। कहाँ पे आ गई? मैदानी क्षेत्रों में। और दोस्तों यहाँ पर यमुनोत्री है, और यमुनोत्री में एक स्थल है जिसका नाम है बंदरपुंछ। थोड़ा सा यमुनोत्री में एक बंदरपुंछ है, और यहाँ से निकलती है यमुना नदी। तो यमुना नदी के बारे में आगे हम डिफाइन करेंगे जाके, और आगे ये नदी जाके प्रयाग में मिल जाएगी जाके। तो ये हरिद्वार में जब गंगा मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है, उसके बाद गंगा आगे बहती है, उत्तर प्रदेश में आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज में आके, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, फिर आगे कानपुर, फिर प्रयागराज यानी इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर वाराणसी, वाराणसी से फिर बलिया, पटना, पटना होते हुए फिर ये मुंगेर से पश्चिम बंगाल में पहुंच जाएगी और झारखंड की सीमा बनाएगी, और फिर पश्चिम बंगाल में ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। एक भाग बांग्लादेश चला जाएगा, ये बांग्लादेश चला गया, और इसी को पद्मा के नाम से जाना गया, और जो पश्चिम बंगाल में रहा इसे हुगली के नाम से, मैंने यहाँ पे बताया हुगली, और ये पद्मा, और अंत में ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो इस तरीके से ये पंचनद और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने तक मार्ग है। उसके बाद अगले स्टेप में हम गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे, फिर गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में ये इतना ही रहेगा। कल की क्लास में हम बात करेंगे कि गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगे? अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।